अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ई शीट और ओएमआर शीट को फिल करने का मुकम्मल तरीका जानेंगे। जी हाँ, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके नंबर्स को ज़ाया कर सकती है और ये वीडियो खास तौर पर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है। और साथ साथ हम ई शीट और बबल शीट को साथ साथ फिल भी करते जाएंगे। तो फिर आए बगैर वक्त को ज़ाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से ई शीट और ओएमआर शीट का सैंपल। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम के अंदर भी आपको ई शीट और ओएमआर शीट दी जाएगी। अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल होता है कि भला ये ई शीट या ओएमआर शीट हमें किन किन सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। तो देखें, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के अंदर ई शीट देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें उर्दू, इंग्लिश और पीएचडी, इस्लामियात वगैरह, तो इनके अंदर अभी फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, मतलब पहली बार इंटरमीडिएट के यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ई शीट को फेस करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद एक या दो पेपर में ही आपको ई शीट देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात अभी स्टार्टिंग है, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर से तकरीबन तमाम ही सब्जेक्ट में ई शीट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मेंशन है कि एचएससी पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर ई शीट नजर आ रही है, ये खास तौर पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए है। ठीक है, वैसे 9 मैट्रिक की और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ई शीट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब बहुत कम ही डिफरेंस है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले तो आपको फिल करनी होगी अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन। आई नो पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपने यहाँ पर लिखना होगा एचएससी पार्ट 1 या फिर पार्ट 2। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 1 लिखेंगे, और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो फिर आप पार्ट 2 लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है सब्जेक्ट या फिर पेपर। अब आपका जो भी पेपर होगा और जिस भी पेपर के अंदर आपको ये ई शीट दी जाएगी, उस पेपर का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, और उसके बाद मेंशन करनी होगी आपको डेट, जिस भी डेट को आपका पेपर होगा वो डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो बस ये आपके पास 3 चीजें हैं, इसके अलावा इसको आपने बिल्कुल भी फिल नहीं करना है। और अब जरा हम आते हैं रोल नंबर के ऊपर। जी हाँ, बबल शीट। अब अगर हम बात करें ये बबल शीट या फिर ओएमआर शीट, ये क्या है? तो देखिए, ओएमआर शीट का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं, और आपने इन बबल्स को फिल करना होगा, तो इसे तो हम कहेंगे बबल शीट। ठीक है, और अगर हम बात करें ई शीट की, तो ई शीट का मतलब है कि आपको हर सवाल को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह दी जाएगी। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आप जब भी पेपर देते हैं बोर्ड का, तो आपको एक शीट दी जाती है और उसके अंदर आपकी मर्जी होती है कि आप कहीं से भी सेक्शन ए स्टार्ट करें, कहीं से भी सेक्शन बी और कहीं से भी सेक्शन सी, और उसके अंदर भी आप कहीं से भी कोई सा भी सवाल शुरू कर सकते हैं, बस आप नंबर डालें। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले आ रहा है तो आप उसकी हेडिंग डाल के क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, और आप चाहें तो जितना मर्जी बड़ा लिखें, 1.5 पेज का लिखें, छोटा लिखें, 2 लाइनों का लिखें, जितना मर्जी लिखें। लेकिन अब क्या करा है, अब आपको ई शीट के अंदर एक स्पेसिफिक एक जगह दी जाएगी। अब वो जगह एक मखसूस जगह होगी और उसी जगह के अंदर रहकर ही आपने अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, लॉन्ग के लिए भी आपको जगह दी जाएगी और शॉर्ट के लिए भी। उससे ना ही आप ज्यादा लिख सकते हैं, ना ही आप कम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा ध्यान से ई शीट को और बबल शीट को समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ओएमआर शीट को। ठीक है, तो आपके पास ये जो बबल्स हैं और आपने इनको फिल करना होगा, और यहाँ पे मेंशन है रोल नंबर। अब आपको जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसके अंदर जो भी रोल नंबर होगा, तो आपने सबसे पहले उन्हें इन बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, और जब आप बॉक्स के अंदर लिखेंगे
फिर आपने इसको फिल करना होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर यहाँ पे लिखा जो भी आपका रोल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, तो आप उसे लिख देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल उसी की सीट के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा उसको बिल्कुल बबल्स को अच्छे तरीके से फिल कर देंगे। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा भी देती हूँ ताकि आपके जहनों में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखें, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि ये एक रोल नंबर है, समझो मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि 0 1 2 3 4। अब आप क्या करेंगे, आप इसको फिल करेंगे। अब जरा देखें, आप बिल्कुल इसी लाइन में देखेंगे कि 0 कहाँ लिखा हुआ है और फिर आप उसे बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास जो भी नंबर होगा उसी की सीध में आएंगे आप, और जहां भी वो नंबर होगा उसके बबल को अच्छे तरीके से फिल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह बाकी 2 3 4 और 5 के अंदर भी आप बबल्स को फिल कर देंगे। बल्कि ये तो था आसान वाला, मैं आपको जरा ये दिखाती हूँ। यहाँ इस तरीके से आपको रोल नंबर दिया जाएगा 3 4 5 6 4 1। जाहिर बात है आपका जो रोल नंबर होगा वो लाइन वाइज तो होगा नहीं कि 1 2 3 4 0 1 2 3 4 या 4 5 6 इस तरीके से तो होगा नहीं, आगे पीछे होगा। तो देखें, अब जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसी के बिल्कुल सीध में आएंगे और जहां पे 3 लिखा होगा उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसके बबल को फिल कर देंगे। आप जरा आप देखें कितनी सफाई के साथ इन बबल्स को फिल किया गया है। मतलब आपके बबल जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर से चेक होगा और कंप्यूटर में अगर आपने इस तरह का मैस क्रिएट करा तो भाई कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी और फिर वो गलत कर देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है 4, तो आप इसी की लाइन में देखेंगे कि 4 कहाँ लिखा हुआ है और फिर उसको अच्छे तरीके से फिल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह 5 है और आप क्या करेंगे, इस 5 की सीध में आएंगे और उस 5 को अच्छे तरीके से फिल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास 6 है 4 है 1 है और बिल्कुल उसी की लाइन में आएंगे और उस बबल को आपने अच्छे तरीके से फिल कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये इस तरीके से है। अब आपका यूं भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, बट आपने गलती ये नहीं करनी, मतलब जैसे आप देखें यहाँ 1 लिखा हुआ है और आप गलती से 0 फिल कर दे तो भाई ये गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल करना है। अब जरा देखें, आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि आपने किस तरीके से बबल्स को फिल नहीं करना है। तो देखें ये आपके पास है करेक्ट मेथड, आपने इस तरीके से बबल को फिल करना है। और अगर हम बात करें रॉन्ग मेथड की तो ये आपके पास है रॉन्ग मेथड। मतलब ना तो आपने बबल्स को इस तरीके से फिल करना है कि जस्ट आप किनारों किनारों को फिल कर दे, बिल्कुल बीच में जो भी वर्ड है उसे छोड़ दे, ना ही आपने जस्ट दरमियान में फिल करना है और बाकी किनारों को छोड़ दें, ना ही आपने इस तरह बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, ना ही आपने टिक करना है और ना ही आपने प्लस का निशान डालना है। आपके बबल में किसी भी किस्म का मैस क्रिएट नहीं होना चाहिए, उसे कंप्लीटली फिल होना चाहिए। अब जरा देखें, ये भी देखें जरा, ये आपके पास करेक्ट मेथड है और ये आपके पास रॉन्ग मेथड है। देखिए अगर आपने बबल फिल किया और वो किनारों से इस तरीके से रह गया तो भी गलत माना जाएगा, ठीक है। देखें इस तरीके से आपको दिखा रही है, आपने इस तरीके से करा, तो ये सब गलत तरीके हैं और आपने कभी भी इन गलत तरीकों से बबल्स को फिल नहीं करना है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और फिर आप उसका प्रिंट निकलवा कर उसकी प्रैक्टिस करें। और वैसे मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बबल शीट को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली फुर्सत में फटाफट जाएं और इसका प्रिंट निकलवाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। अब जरा हम आते हैं वापस, ठीक है। अब जरा देखिए ये आपके पास लिखी हुई है कुछ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट, अपने जवाबात सवालात और जुज के लिए मुख्तस जगह पर तहरीर करिए। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आपको जगह दी जाएगी उसी जगह में आपने अपना सवाल लिखना है। और नेक्स्ट आपके पास है जिस पार्ट में और दिया गया है उस पार्ट में किसी एक सवाल का जवाब देना है। अब ये भी आप जानते हैं कि अगर कोई ऐसा सवाल है जिसके अंदर और लिखा हुआ है तो या तो आप और से पहले वाला सवाल करेंगे या फिर आप और के बाद वाला सवाल करेंगे, मतलब दोनों में से कोई एक सवाल आपको करना होगा। नेक्स्ट आपके पास है रफ काम के लिए आखिरी सफा इस्तेमाल करें। मजे की बात यह है कि पहले आपको रफ काम के लिए मसला होता था ना, तो अब ये अच्छा है कि आपको इस ई शीट के लास्ट में 2 पेजेस दिए जाएंगे जहां पर आप अपना रफ काम कर सकती हैं, ओके। और नेक्स्ट आपके पास है बोर्ड के कवानीन के तहत कॉपी के अंदर अपना नाम रोल नंबर लिखना या कोई शनाख्ती अलामत बनाना सख्त मना है, ठीक है। तो आप जानते हैं ये तो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह या किसी भी किस्म की कोई भी अलामत अगर आप अपनी कॉपी के अंदर बनाते हैं तो उसे गलत कंसीडर किया जाएगा और फिर आपका जो पेपर है वो गलत भी हो सकता है, तो फिर आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, ठीक है।
अब बाकी ये 3 चीज़ें ये आपने बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, क्योंकि ये साइन ज़ाहिर-सी बात है आप थोड़ी करेंगे। हाँ, 9 मैट्रिक के बच्चों को तो साइन की इजाज़त है, लेकिन आप लोगों को साइन करने की कोई इजाज़त नहीं है, ठीक है? ये एग्ज़ामिनर ही साइन करेंगे, ठीक है? और अगर हम बात करें इस बॉक्स की, तो इसको भी आप बिल्कुल भी फिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ामिनर के लिए और लिखा हुआ भी है कि फॉर यूज़ ऑफ एग्ज़ामिनर ओनली। आप जो भी मार्क्स ऑब्टेन करेंगे तो एग्ज़ामिनर उसे यहाँ लिखेगा, आप नहीं लिखेंगे, ठीक है? अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है नॉट फॉर यूज, तो आप इस पेज को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब जरा हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ, ठीक है? तो ये देखेंगे, ये है आप लोगों के पास सेक्शन बी, ठीक है? ड्रॉ द डायग्राम विद इन क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड। अब मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुने कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की जानिब से जो ई शीट या ओएमआर शीट आई है ना, उसके अंदर आपको जो लाइंस है वो ज्यादा दी गई हैं, क्योंकि उसके अंदर ये मैथ का पेपर होगा। और जाहिर बात है आप खुद जानते हैं कि मैथ में जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी ज्यादा लेंथी होते हैं, तभी उन्हें काफी ज्यादा लाइंस दी गई। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा कोई सीन ऑन नहीं है, ठीक है? तो देखें, आपको कितनी लाइंस दी गई हैं। आप जो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आप करेंगे फिजिक्स की कोई डेरिवेशन, फिजिक्स का कोई रीजन, फिजिक्स का कोई भी सवाल शॉर्ट का, क्योंकि देखें ये सेक्शन बी है तो सेक्शन बी में शॉर्ट होते हैं, या न्यूमेरिकल आपके पास है तो आपने इसी स्पेस के अंदर लिखना है। इसी तरह केमिस्ट्री में कोई भी आपका सवाल है शॉर्ट में, रीजंस हैं, जो भी है एवरीथिंग आपने वो यहाँ लिखने हैं। इसी तरह बायो के अंदर है, चलो बायो तो वैसे शॉर्ट होता है, या फिर कंप्यूटर है, जो भी है ओवरऑल सेक्शन बी में आपको जितने भी सवाल अटेम्प्ट करने होंगे, तो हर सवाल के लिए आपको ये लाइंस दी जाएंगी। और ये लाइन कितनी है आपके पास? तो ये जो लाइंस है ये आपके पास कोई 13 टू 14 लाइंस है, तो इतनी ही लाइंस में आपने अपने आंसर को कंप्लीट करना है। देखें, आई नो, मैं जानती हूँ कि ये जो लाइंस है ये काफी ज्यादा कम है, लेकिन देखें आप चाहते हैं ना कि आपको ये लंबा लंबा लिखे, बड़ी बड़ी डेरिवेशंस को लिखें, या काफी ज्यादा खुला करके लिखें, देखें, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं चाहता है। वो कह रहे भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लंबे लंबे सवालात को चेक करूं, मुझे बस इतनी ही जगह में आपने अपने सवाल को लिख कर देना है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपका जो भी शॉर्ट सवाल है वो इतनी ही जगह पर आ जाए। अब एक बात ध्यान में रखें, क्योंकि लाइंस कम है आपके पास, तो आपने बिल्कुल भी सेक्शन बी की हेडिंग नहीं डालनी, क्योंकि देखिए जाहिर बात है इससे आपका पेज जाया होगा ना। और वैसे भी सेक्शन बी की हेडिंग डालना मना है, क्यों कि भाई डली हुई है, तो आप बिल्कुल भी सेक्शन बी की हेडिंग नहीं डालेंगे। एक और बात बताऊं, अगर शॉर्ट के अंदर ना आपको कोई भी डायग्राम बनानी है, तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं दी जाएगी, बल्कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक के अंदर ही सवाल को भी कंप्लीट करना है। और डायग्राम वाला अगर कोई सवाल है तो डायग्राम भी इसी के अंदर होगी। जी हाँ, तो अब आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी और ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि जल्दी इसे प्रिंट निकलवा कर प्रैक्टिस करें, वरना फिर मसला आपको होना है, ओके? और अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक पेपर प्रेजेंटेशन भी बना दूंगी, ताकि आपको समझ आए कि हमने किस तरीके से लिखना है, ओके? अब एक और बात ध्यान में रखें कि आपने सेक्शन नंबर की या क्वेश्चन नंबर की कोई भी हेडिंग नहीं डालनी है, ना आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही मेंशन है कि आपने इस जगह पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, आप जानते हैं कि सेक्शन बी में आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन 2 ही होता है ना, तो उसका पार्ट 1 यानी कि पहला सवाल जो है वो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर पहला सवाल नहीं आता है, दूसरा आता है, तो आप इसको कट करेंगे और 2 लिखेंगे और फिर अपना दूसरा सवाल लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पहला सवाल नहीं आता है, दूसरा अच्छा आता है, तो आप ऊपर करें। ये देखिए, तो ये आपके पास आ गई दूसरे सवाल की जगह, तो आप अपने दूसरे सवाल को यहाँ लिखेंगे। मतलब अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आपने कट कर कर नहीं लिखना है, बल्कि आप पेज पलटेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी जगह मिल जाएगी, तो वहां पे आपने अपने सवाल को करना है। अब जरा सुने, बिलफर्ज ऐसा होता है अगर आपका जो सवाल है वो लेंथी है और वो इस जगह से ज्यादा है, मतलब इतनी लाइंस में नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इस सवाल को कट कर कर नहीं लिख सकते कि मेरा भाई ऊपर वाला सवाल जो है वो अभी तक नीचे चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लाइंस दी गई हैं उन्हीं लाइंस के अंदर ही आपने अपने सवाल को कंप्लीट करना है, ठीक है? और अगर आप कोई न्यूमेरिकल वगैरह कर रहे हैं, कोई डेरिवेशन वगैरह, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप क्या करें, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है? और लाइन के इस पार करके लिख लें, ठीक है? क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है? और दूसरी बात, बिल्कुल भी खुला खुला आपने नहीं लिखना है। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा बड़ी है तो अभी से प्रैक्टिस करें, राइटिंग को अपनी छोटा करें, क्योंकि अगर आपकी बड़ी राइटिंग है तो फिर तो आप ख्वार हो जाएंगे, ओके? छोटी राइटिंग होगी तो फिर आप सही रहेगा। तो ई शीट के लिए लाजमी तौर पर आपकी छोटी राइटिंग होनी चाहिए। सेकंड बात, अब क्योंकि आपके जो पेपर है, खास तौर पर ये जो ई शीट है, तो ये आपका चेक कैसे होगा? तो देखें, आपको
ये जो मसला रहता था ना कि एग्जामिनर हमारे पेपर को गलत कर देते हैं, हमें नंबर अच्छे नहीं देते हैं, या एग्जामिनर से आपको जिस भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम थी, तो उसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अब ये ई शीट आई है। अब होगा क्या, मतलब देखिए आपने मिसाल के तौर पर करने हैं 5 सवाल, तो अब देखिए होगा क्या। अब आपने जो 5 सवाल लिखे हैं वो पांचों के पांचों सवाल होंगे स्कैन। जी हाँ, वो पांचों सवाल होंगे स्कैन, और आपके पास जो एक सवाल है वो किसी एग्जामिनर के पास जाएगा, एक जो है वो किसी के पास, दूसरा किसी के पास, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह करके आपका हर सवाल अलग एग्जामिनर के पास जाएगा, ताकि आपको ये मसला ना हो कि भाई एक एग्जामिनर जो था वो खराब था, या फिर उसने मेरे पेपर गलत चेक किया। तो अब आपको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सब होगा कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर। मतलब पहले जैसे बंडल्स दिए जाते थे ना एग्जामिनर को, कि बंडल्स दे दिए पूरी पूरी कॉपी के, वो वहीं बैठ के या फिर घर लेके जाके चेक करता, तो अब ऐसा नहीं होगा। मोबाइल कंप्यूटर वगैरह के ऊपर ये सिस्टम होगा कि उनको कंप्यूटर के ऊपर एक वेबसाइट वगैरह होगी, जिसके थ्रू उनको ये सवालात दिए जाएंगे, और वो ऑनलाइन ही आपको चेक करके नंबर देंगे। और एक और बहुत ही जरूरी बात, कि अगर आप लोग ई शीट या ओएमआर शीट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो पहली फुर्सत में जाके देखिए। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, तो लाजमी वॉच कीजिएगा। और अब क्योंकि आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो आंसर है वो स्कैन होंगे, तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है। जी हाँ, देखिए अगर आप लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे, तो मे बी पॉसिबल है कि आप जब लिख रहे हो तो आप एक्स्ट्रा लिखें। तो देखिए अगर आप इससे बाहर लिखेंगे तो वो स्कैनिंग में नहीं आएगा, जब स्कैनिंग में नहीं आएगा तो एग्जामिनर के पास जब आधा कटा हुआ सवाल जाएगा, तो भला क्यों अच्छे नंबर देगा आपको। तभी कह रही हूँ लाइंस ड्रॉ करिएगा लाजमी दोनों तरफ, ताकि आपको ये पता हो कि आपने इसी स्पेस के अंदर लिखना है और इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसी तरह आपको हर सवाल की जगह दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये टोटल 11 क्वेश्चन की आपको स्पेस दी गई है। आपका जो भी पेपर होगा उस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको करना है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर 11 लिखना शुरू कर दे, नहीं, बल्कि आप यहाँ पर आएंगे जहाँ पे उसका नंबर लिखा हुआ है, और आप यहीं पे वो क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए अगर ऐसा है कि आपको समझो टोटल 10 सवाल करने हैं, और आपने वो 10 सवाल कर लिए, और आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 11 की स्पेस खाली है, तो आप क्या करेंगे, आपने बिल्कुल भी यू क्रॉस नहीं डालना है, ना ही यू कट डालना है, कोई भी किस्म की किसी भी किस्म की गंदगी नहीं मचानी, बल्कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, अब जरा देखें सेक्शन बी में, अगर आपको कोई भी रफ काम करना है न्यूमेरिकल के हवाले से, किसी भी चीज के हवाले से, कोई फॉर्मूले वगैरह लिखने हैं, तो फिर आपको ये स्पेस दी गई है, लिखा हुआ है यूज फॉर रफ वर्क। तो यहाँ पे आप सारा का सारा रफ वर्क करेंगे जो भी आपका होगा। ओके, इसी तरह अब आपके पास शुरू हो रहा है सेक्शन सी। ठीक है, नोट ड्रॉ द डायग्राम विद इन क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड। इसी तरह सेक्शन सी में अगर डायग्राम है तो आपने यही लिखनी है। अब जरा देखें सेक्शन सी में आपको टोटल कितने पेजेस दिए गए हैं। तो देखिए सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 का पेज 1, ये आपके पास है पूरा पेज 1, और ये आपके पास वही क्वेश्चन नंबर 3 का पेज 2 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 का पेज 1 आ गया। मतलब पेज 2 आपको लॉन्ग के लिए दिए जाएंगे टोटल 2 पेजेस। तो 2 पेजेस के अंदर ही आपने अपने लॉन्ग आंसर को लिखना है। ठीक है, तो देखें अगर आपने डायग्राम बनानी है तो भी आपने इन्हीं 2 पेजेस में बनाना। चलो ये तो अच्छा है कि आपको 2 पेजेस दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डायग्राम अगर आपको बनानी हो तो या तो आप इस तरीके से साइड पे उसको पहले ही उसकी जगह ड्रॉ कर लीजिएगा, या फिर आप इस तरीके से बीच में जगह छोड़ देकर, लेकिन आपने माइंड मैपिंग पहले से करके रखनी है कि क्या मेरा सवाल इन 2 पेजेस में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर मुझे क्या करना है, और मुझे डायग्राम को कैसे एडजस्ट करना है, ये सब पहले से ही करके आपको जाना है। यह सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले ही आपको सोचना है, तभी कह रही हूँ प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी कामयाब हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पेजेस। फिर आपके पास शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन नंबर 4 को पहले अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की जगह पे नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे आपने करना है। ओके, इसी तरह इसका पेज 1 है, और ये आपके पास आ गया पेज 2। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का पेज 1 और 5 का पेज 2, 6 का पेज 1 और 6 का पेज 2। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल पेजेस थे, और आपका जो भी पेपर होगा उसी हिसाब से आपको पेजेस वगैरह दिए जाएंगे, बस आपने ध्यान से करना है। ठीक है, ठीक है, तो अभी से अपनी राइटिंग को छोटा करें, अपने सवालात को छोटा करें, क्योंकि अब आपके जो एग्जामिनर है वो कह रहे हैं भाई मुझे कोई बड़े बड़े सवालात के जवाब नहीं चाहिए,
मैंने आपको जो लाइंस प्रोवाइड की इसी में मुझे आपका सवाल चाहिए। तो अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आपका कोई सवाल है वो यहाँ से एक्स्ट्रा जा रहा है तो आप इसे कट करके यहाँ लिख लें। नो, बिल्कुल नहीं, ये गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। और सेक्शन सी के लिए आपको बिल्कुल लास्ट में स्पेस फॉर रफ वर्क दिया गया है, मतलब जो भी आपने रफ काम करना है वो आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितना भी रफ वर्क है वो आप पेंसिल से करिएगा, क्योंकि पेन से अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो पेंसिल से करिएगा, मिटाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये रफ वर्क है। एक बात कि आप ये सोचे हमें रफ वर्क के नंबर मिलेंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि आपको रफ वर्क एग्जामिनर नंबर दे, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, ताकि मैं इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, ठीक है। अच्छा, एक और बात अपने जहन में बिठा लें कि एमसीक्यूज के लिए आपको दी जाएंगी बबल शीट, जो कि फिलहाल यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी है तो उसके अंदर जो कि 9 मैट्रिक के लिए, तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आप लोगों को बबल शीट एमसीक्यूज के लिए दी जाएंगी। क्योंकि देखें, अब एमसीक्यूज जो होंगे आपके वो बबल शीट पे होंगे, तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि बबल शीट कैसे होती है और आपने बबल शीट के ऊपर एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेरी बबल शीट वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो पहली फुर्सत में आप जाके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपको अभी भी किसी भी किस्म का मसला है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।